रंगमंच कनाडा की मल्टी कल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब। मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक पुरफरेब रोशन सुबह है। 20 डिग्रीज, हवा गर्म मगर बहुत ही अच्छी। मौसम बाहर का है। फूल बिल आखिर खिल चुके हैं। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज का एपिसोड मेरे दिल के बहुत करीब है। लखनऊ के हर दिल अजीज शायर व फनकार अनवर नदीम मरहूम के लिए खराज अकीदत हम लोग पेश करेंगे। आज आपकी मुलाकात एक खुश लिबास, खुश मिजाज और खुश कलाम एसोसिएट प्रोफेसर, कोलकाता के मारूफ प्रेसिडेंसी कॉलेज के हिस्ट्री के प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर नौरस आफरीदी से हुआ चाहती है। मलाहत तो सबाहत ऐसी कि लखनऊ साथ साथ उनके रहता है। आप अनवर नदीम साहब के साहबजादे हैं, लायक और फायक साहबजादे हैं। आइए, अनवर साहब के बारे में उनसे तफसीली बातचीत होगी, मगर पहले मोहतरम का इस्तकबाल अनवर नदीम के एक शेर से किया जाए। मोहब्बत हमेशा मुसर्रत रही है, मोहब्बत हमेशा बसीरत रही है। अगर कोई पहलू तुम्हें याद आए, अगर कोई पहलू तुम्हें याद आए, हमें याद करना, हमें याद रखना। वेलकम टू आवार की विद दानिश, सीजन 5, 219th एपिसोड। डॉक्टर नौरस जाट आफरीदी, आदाब मिजाज गिरामी। इससे पहले कि हम आदाब। लखनऊ के नॉस्टैल्जिया में गुम हो जाएं, आइए पहले आपकी कुछ दिलचस्प तस्वीरें दोस्तों के लिए शेयर करते हैं। खुश आमदीद। वाह दोस्तों, ये हमारे दोस्त और हर दिल अजीज शायर अनवर नदीम साहब की मुगल आजम तस्वीर है। ये उस जमाने में बिल्कुल शहजादा लग रहे हैं। तो ये कब की तस्वीर होगी नौरस? जी, मेरे ख्याल से ये उस वक्त रहे होंगे अपने थर्टीज में, पूरी उम्र के थर्टीज या अर्ली फोर्टी, हाँ, लेट थर्टीज की होगी। अच्छा अच्छा। उम्र के लेट थर्टीज में होंगे। ये देखिए साहब, इसके बारे में बताइए, वन इंटरेस्टिंग। ये कब की तस्वीर जी है, याद है? जी, ये उनकी जिंदगी की पहली तस्वीर है। इससे कबल पहली। उनकी कोई तस्वीर नहीं खींची थी। और ये तस्वीर तब खींची जब उनका स्कूल में दाखिला हो रहा था, अमीर उद्दौला इस्लामिया कॉलेज में लखनऊ में। अच्छा। 10 साल की उम्र से वहां पे उन्होंने अपनी तालीम शुरू की। तो उस दाखिले से पहले उनकी तस्वीर खींची थी। और दिलचस्प बात यह है कि इस तस्वीर खींचने से पहले शायद वो कुछ शरारत कर रहे थे। उनके बड़े अच्छा। भाई उनकी तस्वीर खिंचवाने ले गए थे। तो उन्होंने एक सन्नाटेदार तमाचा मार दिया और अरे, फौरन उसके बाद तस्वीर खिंच गई। तो सन्नाटे में ये खुद बहुत संजीदा लग रहे हैं जी। भाई वाह। ये यूनिवर्सिटी में दाखिले के वक्त की तस्वीर है। हम्म। और अच्छा साहब, आई लव दिस वन। ये तस्वीर देखिए, वो दाढ़ी नहीं रखते थे। और ये दाढ़ी उन्होंने इरादे के साथ नहीं रखी थी। हम्म। लेकिन मेरी पैदाइश के वक्त मेरी वालदा इतनी अलील रही, हम्म। तो उनकी खिदमत करते हुए वो और चीजों से जाहिर है बेनियाज रहे।
तो उनकी दाढ़ी बढ़ती चली गई। तो ये मेरी पैदाइश के वक्त की तस्वीर है। हम्म। भाई वाह। ये जनाब। जी ये तो मुझे याद है कि इस वक्त वो अपने मिड 40s, अर्ली 50s में होंगे जबकि ये तस्वीर है, ये अर्ली 50s में या लेट 40s में। अच्छा जी। दिस वन, ये मुझे किसी मुशायरे की है, मगर जी जी, मुशायरे अहमदाबाद के। जी। शायरी की, वाह। ये ये मैं अपने एकेडमिक करियर शुरू करने से पहले 2 बरस मैंने डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया। तो उसके तहत मैंने बहुत से प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए। तो उसी के तहत एक नशिश थी, जिसके ऑस्पिस में वालिद साहब तकरीर फरमा रहे हैं। ये तभी की तस्वीर। ये उनकी सबसे मशहूर तो किताब, मेरी फेवरेट किताब, और सब मेरे पास अभी भी है ये, जलते तवे की मुस्कुराहट। विल टॉक अबाउट, हम इसके बारे में बात भी करेंगे। सफरनामा, किरचें, मोहब्बत कार फरमा है, जय श्री राम। ये किरचें का मेरे ख्याल में हिंदी एडिशन। जी जी जी। ये ये कौन सी किताब है, इसके बारे में बताएं साहब ये। ये जो किताब थी, हमारे हर इशारे में मोहब्बत कार फरमा है, उसी का एक देवनागरी में एडिशन है ये, जिसका उन्होंने उन्वान रखा, ये कौन मेरे करीब आया। अच्छा, वाह। ये इसमें मैं मेरे ख्याल से 7-8 साल का हूँ, 6-7 साल का बल्कि। अच्छा। और आप रो क्यों रहे? नहीं, मैं रो नहीं रहा हूँ, कोई किसी सोचते हुए किसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा। हम्म। वाह, वंडरफुल। ये बहुत ही खूबसूरत। ये नहीं, हाँ बताइए इसकी तफसील। ये वाले साहब ने मेरी दरख्वास्त में हम्म मेरी शादी पे मेरे लिए सहरा लिखा था। ये वो सहरा है जो कि शादी के वलीमे के दावतनामे के साथ ही शाया हुआ था। हम्म। भाई वाह, ये शादी की तस्वीर। जी जी, वलीमे की तस्वीर है ये। माशाल्लाह। ये पूरी फैमिली, ये ट्विन शहजादे आपके देख रहा हूँ। जी, एक बेटी एक बेटा। एक बेटी एक बेटा है, वंडरफुल। जैसा इसकी तफसील बताइए, इस ये बहुत इंटरेस्टिंग है। जी जी, इस एक ही फ्रेम में 4 नस्लें मौजूद हैं। हाँ हाँ। दीवार पे मेरे दादा जान हैं, खान साहिब अब्दुल बारी खान साहब। मैं अपने वालिद साहब के साथ हूँ, अनवर नदीम साहब के साथ, खाकसार। और बेटा मेरा हम्म। पैहम। बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। तो चलिए साहब, हमने 1 मिनट में बहुत बहुत शुक्रिया। ये मेरे लिए आ, बड़ी खुशी की बात है। बैक वक्त बाइस मसरत और बाइस फख्र है कि मुझे आज आपके शो में हाजिर होने का एजाज हासिल हुआ है। और मैं आपका बेपनाह शुक्रगुजार हूं कि आपने वक्त निकाला कि अपनी सीरीज की एक किस्त मेरे वालिद मोहतरम को डिवोट करें। मैं सामीन के लिए ये बात अर्ज करना जरूरी समझता हूं कि ये मैं शो होस्ट को अगर अंकल कह के खिताब करूं तो ये बज़ाहिर अनप्रोफेशनल महसूस होता है। लेकिन मैंने आपको हमेशा इसी शक्ल में देखा है। आप मेरे बहुत ही मोहतरम और प्यारे अंकल रहे हैं, तो मैं आपको अंकल ही कह के खिताब करूंगा, बिल्कुल अगर आपकी भी इजाजत हो। बिल्कुल, नो प्रॉब्लम। अच्छा साहब, इससे पहले कि हम बातें शुरू करें, हमारी वॉल पे, हम कहते हैं हमारे साये दीवार में बहुत सारे आपके चाहने वाले ऑलरेडी आ गए हैं जी साहब। और सबसे पहले देखिए, महमूद अहमद हमारे एक थिएटर के बड़े अच्छे दोस्त हैं, शेक्सपियरियन थिएटर आर्टिस्ट फ्रॉम न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से देख रहे हैं, और आपको आदाब कह रहे हैं। फैज़ान भाई, मोहम्मद फैज़ान दिल्ली से देख रहे हैं, ये हमारे पब्लिशर भी हैं नामक पब्लिकेशंस के, और वो आपको आदाब कह रहे हैं। परवेज़ मलिकज़ादा भाई भी आ गए, मसरूफ़ तरीन
इंसान हैं, हमारे बड़े अच्छे करम फरमा हैं, दोस्त हैं हम लोगों के। परवेज़ भाई भी आपको आदाब कह रहे हैं। और मोहम्मद उसामा उड़ीसा से देख रहे हैं, हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपको दुआएं दे रहे हैं कि अल्लाह सलामत रखे। परवेज़ भाई कह रहे हैं अनवर नदीम साहब जैसा कोई दूसरा नहीं मिला, एक अंजुमन थे। बिल्कुल सही। कनक जोशी एक बहुत ही प्रॉमिसिंग सूफी सिंगर हैं, और ये बेंगलोर से देख रही हैं, आदाब कह रही हैं। आमिर फारूकी भाई हमारे बड़े अच्छे शायर दोस्त हैं, और सलाम कह रहे हैं ग्वालियर से। और साबिर रज़ा रहबर भाई बहुत अच्छे जर्नलिस्ट दोस्त हैं, ये पटना से सलाम कह रहे हैं। और रौनक अफरोज साहिबा कोलकाता से देख रही हैं, आपके शहर से और वो आपको सलाम कह रही हैं। और जनाब राजीव प्रकाश साहिर भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त लखनऊ के नॉवलिस्ट हैं। और जावेद दानिश की आवारगी को सलाम, अनवर नदीम की दीवानगी को सलाम। भाई वाह, बहुत अच्छे। और राजीव भाई बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह सारे दोस्त ये ज़रूर बताते रहें हमारे नौरस साहब को कि आप किस महल्ले से देख रहे हैं, कि पता चले कि इनके चाहने वाले कहाँ कहाँ मौजूद हैं उनके साथ। तो हुजूर वाला, हमारी खुशबख्ती है कि एक देरीना रफ़ीक, द वन एंड ओनली नदीम भाई को हम खराज अकीदत पेश कर रहे हैं, छोटी सी मोटी सी। और बकौल उनके, हमें याद करना हमें याद रखना। तो दोस्तों के अपने वालिद माजिद के बारे में कुछ बताएं। अनवर नदीम क्या थे? जी, मैं देखिए उर्दू लिटरेचर का, उर्दू अदबियात का स्कॉलर तो हूँ नहीं। तो मेरा असेसमेंट उनके ताल्लुक से बहुत ऑब्जेक्टिव हो, ये उम्मीद करना मेरे ख्याल से जायज नहीं होगा। लेकिन एक जो भी मैंने महसूस किया उसमें यही जाना कि मेरे वालिद मोहतरम बिल्कुल ही मुनफरिद लहजे के हामिल थे, अपनी नस्र में भी और अपनी शायरी में भी। बिल्कुल। और मैं दोनों से बेपनाह मुतासर था। अजीब और गरीब सूरत ये रही कि उनके ऊपर इस बात का एहसास बहुत गालिब था कि मेरा ननिहाल यानी कि उनके ससुराल हिंदू है, और अगर वो मुझे उर्दू में लेसन देंगे तो कहीं ये ख्याल ना गुजरे कि वो जबान की राह से अपनी तहजीब में मुझे ढालने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी तहजीब मुझ पे मुसल्लत कर रहे हैं। इस नतीजे में मुझे उर्दू लेसन नहीं दिए। मेरी तालीम और तरबियत लखनऊ में ला मार्शनियर में हुई, जहाँ पर उर्दू बतौर मजमून नहीं था। इसके नतीजे में जब मैंने कोशिश भी की जवानी में उर्दू सीखने की, तब भी मैं उर्दू रस्म खत में एतमाद हासिल नहीं कर सका। तो इसका एहसास मुझे हमेशा रहता है। एक बात मैं और अर्ज करना चाहूंगा कि मैं ये महसूस करता हूँ कि उनके इंतकाल के बाद बहुत से उनके चाहने वालों ने उनको खिराजी अकीदत पेश की, उनको मोहब्बत के साथ याद किया। मैं उन सबका एहसानमंद हूँ। लेकिन मुझे एक शिकायत है उर्दू अदबी दुनिया से कि उन्होंने ये जरूरी नहीं समझा कि उनकी तख्लीकात पर कोई तबसरा फरमाया जाए, हम्म, उस पर कोई तनकीद की जाए। हम्म। तो ये तो उनके कलमकार के साथ आती है। इससे कोई गरज नहीं कि वो मेरे वालिद थे या नहीं। एज ए वो एक राइटर। उर्दू के कलमकार थे, उन्होंने पूरी जिंदगी अपनी वक्फ कर दी उर्दू अदब की खिदमत को। लेकिन बड़े पैमाने पर उनकी अदबी खिदमत को नजरअंदाज किया गया है। उनको जिन बुनियादों पे याद किया गया वो ये है कि वो बड़े मेहमान नवाज थे, बड़े गर्मजोश इंसान थे, खुश मिजाज थे, और उनकी जिंदगी से जो वाबस्ता लतीफे हैं उनको याद किया जाता है। लेकिन उनकी जो क्रिएशंस थे, उनकी जो लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशंस थे, उन पर बात कब। कम हुई। अच्छा साहब, मुख्तार अहमद भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये हैदराबाद से देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। उवैस संभली भाई लखनऊ से देख रहे हैं, आप दोनों की खिदमत में लखनऊ से आदाब। नौरस को सुनकर अनवर नदीम साहब बहुत याद आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। मरहूम अनवर नदीम किसी शख्स का नाम नहीं था, वो एक अंजुमन और गंगा जमनी तहजीब के का नाम था। मेरे बड़े कल्बी मरासिम थे दोस्तों उनसे। यार बाश बल्कि खुश मिजाज खुशबाश, दोस्तों के दोस्त, और महफिल और मुशायरों की जान थे। 1972 में कलकत्ते के एक मुशायरे में
ملک زادہ منظور احمد صاحب نے مجھے ان سے ملوایا تھا، اور اس کے بعد سے ان سے دوستی میری آ، آ، چلتی رہی بہت دن تک، جب تک ہم لکھنؤ جاتے رہے۔ پھر جب بھی لکھنؤ گئے، انور ندیم بھائی سے خوب ملاقاتیں رہیں۔ نورا صاحب بتائیں، ابا حضور کیسے مہمان نواز تھے؟ آپ نے بھی مہمان نوازی کا ذکر کیا، اس پہ میں اگر کہوں گا۔ اگر آپ اگر آپ مجھے معاف کر دیں انگریزی اصطلاح استعمال کرنے کے نہیں نہیں، لیے، بالکل کریں۔ تو میں عرض کروں گا کہ دو لفظوں میں اگر ان کی مہمان نوازی کو ڈسکرائب کرنا ہو تو کہوں گا کہ ایگریسو ہاسپٹالٹی تھی ان کی۔ ایسا اکثر ہوتا تھا کہ جب مہمان کوئی تشریف لاتا تھا تو اس کے بعد وہ اپنی آزادی کھو دیتا تھا۔ یہ وہ طے کرتے تھے کہ وہ اس کی خدمت جو کچھ پیش کیا جا رہا ہے وہ کب تک اس کو قبول کرے، اس کا فیصلہ کرنے کی آزادی اور اجازت اس کو بالکل نہیں تھی کہ وہ انکار کر سکے۔ اور ایسا بھی میں نے دیکھا ہے کہ وہ کئی بار دروازے پہ تالا لگا دیتے تھے کہ آیا تو مہمان اپنی مرضی سے ہے، جائے گا ہماری مرضی سے۔ بالکل بالکل۔ اور پرویز بھائی جو ہمارے مشترکہ دوست ہیں، وہ اس کی ضمانت دیں گے کہ ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ ایک صاحب کو انہوں نے اس قدر اوور فیڈ کر دیا کہ بعد میں لوٹ کر ان کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اچھا، مجھے یاد ہے، بھائی ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان سے ملنے کے لیے تو جو جاتا تھا وہ رخصت اپنی مرضی سے نہیں ہوتا تھا، ان کی ایک مرضی بات سے میں ہوتا اور عرض کروں، مجھے یاد آئی وہ دلچسپ بات ہے۔ میں اس کا چشمدید گواہ نہیں ہوں، لیکن کچھ عرصے میری بیوی میرے والدین کے ساتھ لکھنؤ میں تھی اور میں یہاں کولکتہ میں تھا۔ تو ہمارے الیکٹرک میٹر میں شارٹ سرکٹ ہوا، اسپارکنگ ہوئی اور محسوس ہوا کہ شاید آگ لگ جائے گی۔ تو رات کا وقت تھا، جو گھر کا بنیادی گیٹ ہے اس پہ تالا لگ چکا تھا۔ تو پڑوسی فوراً فکر مندی کے ساتھ آئے، تو ہمارے جڑواں بچوں کو ہماری بیوی گیٹ کے پار ان کی گود میں سونپ رہی تھی۔ اس وقت بھی میرے والد صاحب گیٹ پہ آ گئے، وہ ڈونگا لے کے جس میں یہ ابھی تازہ تازہ گاجر کا حلوہ بنا تھا، اور جو تھا۔ پڑوسی آئے تھے، ان کو کھلایا جا رہا بچوں کو بچوں کو گود میں لینے کے لیے ان کو حلوہ پیش کر رہے تھے۔ ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک، کہ صاحب باہر مہمان اندر اور باہر سے تالا لگا کر چلے جاتے تھے، میرے ساتھ بھی ایسا ہو چکا ہے، سمجھے؟ اور مہمان کو مزیدار چیزیں لے کے آتے تھے اور گن پوائنٹ پہ کھلاتے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اور اور اس کے اور کبھی کبھی نتیجے اس کے برے بھی نکلتے تھے۔ ایک ہاں دفعہ ایک سیلز کر تشریف لائیں، ہاں تو وہ تو کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ کوئی بھی آیا تو اس کا استقبال کرنا ہے، اس سے غرض نہیں کہ وہ کون ہے۔ ہاں تو انہوں نے یہ جاننا بھی پسند نہیں کیا کہ جو محترمہ جنہوں نے بیل بجائی ہے وہ کس غرض سے تشریف لائی ہیں۔ وہ اندر آئی، ان کو ڈرائنگ روم میں بیٹھایا گیا اور فوراً چلے گئے شربت لینے کے لیے۔ لیکن وہ اس قدر مشکوک ہو گئی کہ اس کے بعد فوراً وہ غائب بھی ہو گئی۔ کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، کہ صاحب وہ گن پوائنٹ پہ کھلاتے تو تھے، اس معاملے میں وہ پکے پٹھان تھے، یہ بھی بات ہے، مگر ان کی محبت اور خاطرداری سے انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، بہت محبت کرنے والے تھے، بہت زیادہ ان کا اپنا مزاج تھا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کچھ اپنے بچپن کے بارے میں بتائیں، کچھ خاص یادیں بتائیں، سنائیں۔ خاص یادیں تو یوں ہیں کہ وہ روایتی باپ بالکل نہیں تھے، ہم، اور مجھے ان سے اب عمر کی اس منزل پہ آ کے جب میں اپنی زندگی کے 47 ایئرس مکمل کر رہا ہوں، 47 سال، تو اچھا، شکایت نہیں ہے۔ لیکن میں اس کا اعتراف کروں گا کہ پہلے بہت شکایتیں تھیں، شکایتیں رہیں، اور بحیثیت باپ، چونکہ وہ روایتی باپ نہیں تھے تو میری امیدوں پہ کھرے وہ نہیں اتر رہے تھے۔ لیکن میں یہ نہیں کہوں گا کہ مجھ سے بے نیاز تھے، انہوں نے مجھے بے پناہ محبتوں سے نوازا۔ تو ان ساری محبتوں کو میں بہت شدت سے یاد کرتا ہوں۔ ہم۔ اچھا صاحب، ہماری لکھنؤ سے آپ کی پروین، ریشمہ پروین صاحبہ، پروفیسر لکھنؤ سے آپ کو سلام کہہ رہی ہیں، اور فردوس جہاں سلام کہہ رہی ہیں، میرے خیال میں رانچی سے۔ عامر فاروقی کہہ رہے ہیں کہ میں بھی گواہ ہوں ان کی خاطرداری اور محبتوں کا۔ جی بالکل۔ تو
दोस्तों, हमने नौरस मियाँ को बहुत बचपन से देखा है। लखनऊ के सफ़र में मेरे वो एक्सक्लूसिव गाइड हुआ करते थे। लखनऊ यूनिवर्सिटी जाना हो या नैयर मसूद साहब की हवेली, नौरस के बगैर नामुमकिन थी। बड़े एहसानात हैं हजरत के मुझ पर। मगर हम बातें अब तक अब्बा हुजूर की कर रहे हैं। भाई, वालदा के बारे में भी कुछ बताएं। उनके भी बड़े एहसानात हैं मुझ पे, बहुत बहुत ही मोहब्बत करने वाली खातून। जी। वो आपको वो बड़ी मोहब्बत से याद करती हैं, अपना हाँ। सलाम कहा है उन्होंने आपको। वालेकुम। मेरी वालदा डॉक्टर मंजू सिकरवार, उन्होंने उनकी पैदाइश मथुरा जिले के एक जाट जमींदार खानदान में हुई। हम्म। उनकी ख्वाहिश तो फिल्म एक्ट्रेस बनने की थी, अच्छा। लेकिन कंजर्वेटिव फैमिली थी, इसने इसकी इजाजत नहीं दी। तो बहरहाल उन्होंने अपना करियर एकेडमिया में बनाया, और पूरी जिंदगी उन्होंने इस्लामी तारीख पढ़ाई। हम्म। वो इस्लामिक स्टडीज की रीडर थी लखनऊ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड एक डिग्री कॉलेज में। अपनी नौजवानी में उनको थिएटर का भी शौक था, और उन्होंने एक थिएट्रिकल सोसाइटी भी कायम की थी, नटराज रंगशाला, जिसके ऑस्पिसेस में उन्होंने 6 ड्रामे स्टेज किए। वो आखिरी ड्रामा जो उन्होंने स्टेज किया, उसमें मेल लीड वालिद साहब ने अदा किया था, और उसके कुछ ही साल के बाद वालिदैन की शादी हो गई, भाई वाह। और मेरी पैदाइश ने उनके थिएटर करियर को खत्म कर दिया। यानी मगर वो ड्रामा मगर कामयाब था साहब, की शादी हो गई। जो ड्रामा बहुत ही कामयाब प्रोडक्शन थी। परवेज भाई कह रहे हैं कि बाहर भी लोगों की बहुत खातिरदारी करते थे और पेमेंट हमेशा खुद करते थे, कभी किसी दूसरे को पेमेंट नहीं नहीं करने देते थे। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। वैसे संभली भाई कह रहे हैं, जलते तवे की मुस्कुराहट में अनवर नदीम के कलमी खाके बहुत ज़बरदस्त हैं। जी हाँ हुजूर। अच्छा साहब, आपने अभी बताया कि वालदा मोहतरमा इस्लामिक स्टडीज़ हिस्ट्री की प्रोफेसर थी, अब तो रिटायर्ड हो गई। मगर आपने हिस्ट्री का इंतखाब खुद किया या अम्मी से मुतासिर होकर आपने किया? नहीं, ये मामला दिलचस्प है। आमतौर पे कहानियां यही सुनी जाती हैं कि कोई शख्स था, वो फिल्मों में बड़ा रुझान रखता था, फिल्म एक्टर बनना चाहता था, घर वाले इसकी इजाजत नहीं देते थे, जैसा कि मेरी वालदा के साथ हुआ। लेकिन मेरे मामले में मेरे वालिदैन ये देखकर खासे डिसअपॉइंट हुए कि उनकी इकलौती औलाद फिल्म एक्टिंग की तरफ कोई रुझान नहीं रखती है, कोई दिलचस्पी नहीं लेती। तो मैंने जिंदगी में बहुत पहले ही ये महसूस कर लिया था कि मेरे लिए एकेडेमिया ही मुनासिब फील्ड रहेगी। और तारीख में दिलचस्पी गहरी होती गई। उसकी वजह यह है कि मेरी वालदा खुद तारीख पढ़ाती थी। इसके अलावा मेरे 2 मामू तारीख के प्रोफेसर्स थे, इंडियन अच्छा। हिस्ट्री के प्रोफेसर्स थे। तो उसका बड़ा गहरा असर रहा। फिर चूंकि घर में अरब हिस्ट्री की किताबें बहुत सारी थी, अच्छा। मैं अपनी वालदा की किताबों को टटोलता रहता था, और इंडियन हिस्ट्री मैं खुद अपने निसाब के तहत पढ़ रहा था। तो मेरी वक्त के साथ साथ मेरी मजहबी अकलियतों में दिलचस्पी गहरी होती गई। और लखनऊ में रहते हुए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन तमाम मिल्लतों के अफराद से तो मेरी मुलाकात होती थी, लेकिन जो बहुत ज्यादा छोटी अकलियतें हैं, उनके अफराद से मुलाकात नहीं होती थी। मुझे याद है लखनऊ में एक किताबों की दुकान है, मीनू एंड दिनशो, उसके मालिक एक पारसी हैं। अच्छा। तो मैं किताबों में तो दिलचस्पी रखता था, लेकिन दुकानदार को इसकी बिल्कुल खबर नहीं होगी कि मेरी मुझे उनकी दुकान तक जो बात ले जाती थी, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी किताबों में दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि बजाते खुद उनमें भी उनमें दिलचस्पी भी थी थी, वाह, कि वंडरफुल। मैं फ्लैश एंड ब्लड एक जोरास्ट्रियन एक पारसी को देखूंगा। हाँ। तो पारसी, तो इस मामले में वो दिलचस्पी थोड़ी उसको तस्कीन मिल रही थी, वो देख पा रहा था, लेकिन किसी यहूदी से मुलाकात नहीं हो रही थी। तो फिर मैं जब पीएचडी के मंजिल पे पहुंचा, तो मैंने यहूदी तारीख का इंतखाब किया, हिंदुस्तान में यहूदी तारीख, तो उसका मुताला किया जाए। और तब जब मैं दिल्ली गया था पहली दफा, एक यहूदी इबादतगाह में दाखिल हुआ, वहां पर बैक वक्त मेरी कई यहूदियों से मुलाकात हुई। वो मेरी जिंदगी की पहली मुलाकात है यहूदियों से। हम्म। साहब, बहुत दूर से आपको सलाम आया है, मॉरिशस से हमारे एक थिएटर के स्टूडेंट हैं, दुम्मन इकबाल साहब। वो आपको सलाम कह रहे हैं और प्रोग्राम का शुक्रिया। परवेज भाई कह रहे हैं, खूबसूरत गुफ्तगू मेरा छोटा भाई कर रहा है। जी हाँ, जी हाँ हुजूर। बहुत शुक्रिया और परवेज ये भाई।
چھوٹے بھائی صاحب، یہ آپ کی خوش بختی ہے کہ پرویز صاحب پورے وقت دل جمعی سے پروگرام آپ کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور کمنٹ بھی ساتھ میں- ساتھ کر رہے ہیں. ایز ٹیکنگ فل. اگر اگر آپ اجازت دیں، میں اس مجھے موقع حاصل ہوا ہے کہ میں پبلکلی اپنا گریٹیٹیوڈ ایکسپریس کر پاؤں پرویز بھائی کے لیے. ان سے مجھے ہمیشہ بے پناہ محبتیں ملی ہیں، اور میرے خیال سے تو ایسے لوگ بہت کم ہوں گے جو پرویز بھائی سے واقف نہ ہو. اتنے انجمن ساز شخص ہیں، لیکن جو لوگ لکھنؤ میں نہیں رہتے یا ہندوستان میں مقیم نہیں ہیں، ان کے لیے میں عرض کر دوں کہ پرویز بھائی بہت عمدہ، بہت ہی معیاری پبلک انٹلیکچوئل ہیں، لٹریری کرٹک ہیں، کامنٹیٹر ہیں، ایک بہت ہی جانی مانی پبلک پرسنالٹی ہے لکھنؤ کی، اور ہسٹری کے پروفیسر ہیں امیر الدولہ ڈگری کالج میں. اور اس کے علاوہ آپ پروفیسر ملک زادہ منظور احمد صاحب کے صاحبزادے ہیں. اچھا، ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کی محبت نے میرا جب تعارف کرایا شروعات میں، تو آپ نے فرمایا میں ایسوسیٹ پروفیسر ہوں. میں ایسوسیٹ پروفیسرشپ کے لیے ایلیجیبل ہو گیا ہوں، لیکن ابھی میں اس رینک تک پروموٹ نہیں ہوا ہوں. لیکن آپ نے کی محبت نے میرا پروموشن کر دیا. میں آج فی ہو الحال گیا. اسسٹنٹ پروفیسر ہی ہوں. آج ہو گیا صاحب. آپ نے پرویز کے بارے میں سب کچھ بتایا، یہ نہیں بتایا کہ پرویز بھائی بنیادی طور پہ شریف آدمی بھی ہیں. تو جب مجھ سے دوستی ہوئی انور ندیم بھائی کی، تو تھیٹر کی کہانیاں ہم نے آپ کے امی اور ابو کی سن رکھی تھی. مگر اس وقت یہ لوگ تھیٹر چھوڑ چکے تھے، جیسا آپ نے بتایا کہ آپ کی پیدائش کے بعد تھیٹر چھوڑ دیا. مگر ایک بات یہ بھی پتہ چلتی تھی کہ صاحب ان لوگوں نے فلم میں بھی، انور صاحب نے فلم میں بھی کام کیا تھا اور فلم میں بھی ایکٹیو تھے. تو وہ ذرا اس کے بارے میں بتائیے. یہ ایک فلم میکر تھے ساؤتھ انڈیا میں، ستیانند راؤ. تو وہ، ان کے پاس بہت زیادہ سرمایہ نہیں تھا، لیکن فلم بنانے کی خواہش بہت شدید تھی. اور وہ لکھنؤ میں بہت گہری دلچسپی رکھتے تھے، تو وہ لکھنؤ تشریف لائے. تو میرے والد صاحب سے ملاقات ہوئی، انہوں نے ان کے لیے ایک فلم اسکرپٹ لکھی. اس کو بعد میں انہوں نے ایک کتاب کی شکل میں شائع بھی کیا. اس کتاب کا عنوان تھا کرچے. لیکن فنڈنگ کی کمی کے نتیجے میں وہ فلم پروجیکٹ بار بار رکتا رہا. آخر میں فلم مکمل ہوئی، ہوں. لیکن اس کی لمیٹڈ ریلیز ہوئی. تو وہ کب آئی اور کب گئی اس کی کسی کو خبر نہیں، ہوں. کیونکہ وہ ہوتی لمیٹڈ ریلیز رہا. پھر ڈکیٹس کے بعد جے پی دتا صاحب نے جب فیصلہ کیا کہ وہ مرزا ہادی رسوا کے ناول امراؤ جان کو اڈاپٹ کریں گے، فلم بنائیں گے، جس میں پہلے مظفر علی صاحب بھی فلم بنا چکے تھے، تو انہوں نے مرزا ہادی رسوا کا کردار ادا کرنے کے لیے والد صاحب کو روپن کیا. تو انہوں نے مرزا ہادی رسوا کا کردار ادا کیا تھا. دیکھا میں نے، بہت اور اچھا. ہوں. جی، اور جہاں تک ان کی تھیٹر ایکٹیویٹیز کا سوال ہے، میرے والد صاحب چونکہ تھیٹر میں ایکٹیو تھے، اور تھیٹر کے ہی زمانے میں میری والدہ سے ان کی کوٹشپ بھی ہوئی. اور ایک دلچسپ بات کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، میں نے آپ سے کہا وہ کسی بھی اعتبار سے روایتی انسان نہیں تھے. وہ اپنی پوری اسکول لائف میں ہائیسٹ اسکالر رہے، بہت اچھے اسکورس آتے رہے ان کے. لیکن جب وہ یونیورسٹی کے منزل پہ پہنچے، تو بی اے پارٹ ون کا امتحان دینے کے بعد جب بی اے پارٹ ٹو میں انہوں نے داخلہ لیا، تو بی اے پارٹ ون سے بی اے پارٹ تھری کے درمیان 17 سال کا فاصلہ تھا. اوہ. یہ 17 سال کا فاصلہ اس لیے نہیں تھا کہ وہ فیل ہوتے رہے، بلکہ وہ 17 سال تک ہر سال فیس ادا کرتے رہے. لیکن جب امتحان دینے کے لیے نکلتے تھے، تو راہ میں کوئی نہ کوئی واقف کار مل جاتا تھا، کوئی نہ کوئی دوست مل جاتا تھا. تو یہ خیال گزرتا تھا کہ امتحان تو ہر سال آتا ہے، واقف ابھی ملا ہے، وہ برسوں بعد ملا ہے، تو یہ اس کے ساتھ احترام نہیں ہوگا کہ اگر اس کے ساتھ ہم بیٹھے نہ. آہا. تو اس کو لے کے کسی چائے خانے میں بیٹھ جاتے تھے. تو یہ سلسلہ 17 سال تک برقرار رہا. لیکن 17 سال کے بعد وہ کیا وجہ تھی کہ انہوں نے بی اے مکمل کیا؟ وجہ یہ تھی کہ جب میری والدہ سے انہوں نے اظہار محبت کیا، تو میری والدہ نے یہ کہا کہ آپ بیچلرس ڈگری تو حاصل کر لیں. تو فوراً چھوڑ، پھر انہوں نے اپنا بی اے بھی مکمل کر لیا، یہاں تک کہ ایم اے پارٹ ون کا امتحان بھی دے لیا. اور پھر جب شادی ہو گئی، تو پھر ایم اے سے بالکل بے نیاز ہو گئے، پھر ایم اے پارٹ ٹو کا امتحان کبھی نہیں دیا. اچھا اچھا. بہت مطلب بہت بہت ساری باتیں جو ہیں ان کی. انور ندیم بھائی کی شاید 6 کتابیں شائع ہوئی ہیں،
اور اس میں سفرنامہ، جلتے توے کی مسکراہٹ، کرچیں، جے شری رام، میدان اور خانہ خراب، ان میں میرے پاس تین کتابیں ہیں. یعنی ثبوت کے طور پہ میں دکھا بھی دوں دوستوں کو تو میں ایسے نہیں کہہ رہا. یہ تین کتابیں یہاں موجود ہیں میرے پاس. اور مگر ان میں سب سے مختلف اور سب سے مقبول جو رہی وہ ان کا جلتے توے کی مسکراہٹ، جو سفرنامہ، رپورتاز ناٹ سفرنامہ. اور وہ اپنی نوعیت کی بالکل مختلف کتاب تھی. اس زمانے میں اس کا بڑا تہلکہ تھا. پہلے اخبار میں اس کے کالمز بھی آتے تھے، اور ہم نے اسے بڑے سنجیدگی سے اس کو پڑھا بھی تھا. اور میری بڑی پسندیدہ کتاب تھی. آپ کو بتائیے کہ آپ کو ان کتابوں میں کون سی کتاب سب سے زیادہ پسند؟ میرے لیے تو سب سے بڑا لنگوسٹک ہینڈی کیپ اردو رسم خط ہے. لیکن آپ نے جن کتابوں کی طرف اشارہ کیا، اس کے سوا وہ اپنی تین کتابیں دیوناگری رسم خط میں ملائے. ہوں، تو وہ جو تین کتابیں دیوناگری رسم خط میں لائے، میں نے ان کتابوں کو پڑھا ہے، تو میری ان کی ادبی کاوشوں کے بارے میں جو رائے ہے وہ انہی تین کتابوں کے نتیجے میں قائم ہوتی ہے. ہوں، تو یہ ان کا غزلوں کا مجموعہ ہے ہوں، دیوناگری رسم خط میں. یہ ان کا نظموں کا مجموعہ ہے دیوناگری رسم خط میں، جس میں کہ کوئی ترجمہ نہیں ہے، یہ زبان وہی ہے، صرف رسم خط تبدیل ہوا ہے. اور یہ ان کی کتاب یہ کون میرے قریب آیا. میں نے شروعات میں ایک غلطی کر دی تھی. میں نے آپ سے یہ عرض کیا کہ ہمارے ہر اشارے میں محبت کار فرما ہے. ہوں، یہ اسی کتاب کو دیوناگری رسم خط میں لے آئے، ایسا نہیں ہے. وہ کتاب دیوناگری رسم خط میں نہیں آئی. اس میں ان کے شعری انتخابات بھی ہیں، اور کچھ نثری کچھ نثر پارے بھی ہیں اس ہوں. کتاب میں. ونڈرفل، ونڈرفل. تو میں اس اعتراف کے ساتھ یہ بات عرض کروں گا کہ میری رائے آبجیکٹو نہیں ہو سکتی، لیکن کسی بھی زبان میں نے جو شاعری پڑھی ہے، اس میں جو جن شاعروں کو میں نے بے پناہ پسند کیا ہے، ان میں یقینی طور پہ انور ندیم صاحب ہے. بالکل، بالکل. اچھا اور سر. میں ان کی نثر سے بے پناہ متاثر رہا، اور ساتھ میں آ، ان کی اوریٹری سے بھی. وہ ایک ونڈرفل اور کنورسیشنسٹ تھے. بالکل. جی ہاں. آپ ایک بہت ہی بڑی شخصیت، بہت ہی امپورٹنٹ، تعظیم کے لائق، ہمارے پروفیسر مرزا خلیل احمد بیگ صاحب، علی گڑھ یونیورسٹی کے لنگوسٹک کے پروفیسر. اور یہ آج کل ویکیشن میں صاحب نیو یارک یا کنیکٹیکٹ آئے ہوئے ہیں. اور یہ ہماری خوش بختی ہے کہ صاحب اپنے ویکیشن سے تھوڑا سا وقت نکال کے وہ بھی حاضر ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں پروگرام صاحب. اور اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی شاعری کے تعلق سے ایک بات اور عرض کروں. جی. جو بات میں سمجھتا ہوں کہ ان کی شاعری کو دوسروں سے بہت بڑی حد تک مختلف بناتی ہے، وہ کسی بھی ان کا کوئی مذہبی عقیدہ نہیں تھا. ہوں، اور یہ بات بہت کھل کر ان کی شاعری میں جھلکتی ہے. ہوں، ان کی ایک نظم ہے اسیر جماعت، وہ پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. ایسی بہت سی نظمیں ہیں جس میں کہ ان کا عقیدہ جھلکتا ہے، جو کسی مذہب مخصوص سے وابستہ نہیں تھا. ہوں. اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ وہ ایتھیسٹ تھے، بلکہ ان کا ایک شعر ہے، وہی ایک ہے میرا ہمراز و مددگار، دیکھا ہے میرے ساتھ کبھی تم نے کسی. واہ. ظاہر ہے اس میں خدا میں ان کا جو اٹوٹ یقین تھا وہ نظر آتا ہے. وہ الگ بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی بھی مذہب مخصوص سے وابستہ نہیں کرتے تھے. ہوں، بہت سے لوگ جو ان سے اچھی واقفیت نہیں رکھتے تھے، وہ اس شک میں گرفتار ہو گئے کہ شاید ایسا اس لیے ہوا کیونکہ انہوں نے ایک غیر مسلم سے شادی کی ہوں. اور اس کے اثر میں ایسا ہو گیا. سچ تو یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ہی ایسے تھے، اور وہ اپنی خالص سیکولر آئیڈینٹی کے تعلق سے بہت ہی assertive تھے. بہت سر. معاملہ یہ ہے کہ بر صغیر میں جو لفظ اصطلاح سیکولر ہے، وہ اپنے اوریجنل کونوٹیشن کے ساتھ استعمال ہی نہیں ہوتی ہے. ہوں. اتنی زیادہ مس انڈرسٹوڈ اور مس انٹرپریٹ ہے یہ. لیکن سیکولر کے لفظی معنی تو یہ ہے کہ مذہب سے کس چیز کا یا کسی بات کا کوئی بھی تعلق نہ ہو. تو اس اوریجنل کونوٹیشن کے ساتھ میں لفظ سیکولر کا استعمال کر رہا واہ. بالکل صحیح. اچھا جناب، سعد ہاشم ہمارے بڑے اچھے کرم فرما دوست ہیں، اور یہ انگلینڈ، لندن انگلینڈ سے دیکھ رہے ہیں.
اور آپ کو آداب کہہ رہے ہیں. اور حضرت آپ کے بہت ہی اچھے ڈاکٹر ہارون رشید بھائی لکھنؤ والے صاحب. تو ڈاکٹر ہارون رشید بھائی بھی آ گئے. آداب دانش بھائی اور نورس میاں. تو آپ کو آداب سے یاد کر رہے ہیں. عامر فاروقی بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں نے جلتے توے کی مسکراہٹ کے نام سے ایک نظم کہی تھی جو انہوں نے انور بھائی کو سنائی تھی اور ان کو وہ بہت خوش بھی ہوئے تھے. پرویز اس کے گواہ بھی ہیں. جی صاحب. تو عامر فاروقی بھائی ایسی نظمیں سنانے جب جاتے ہیں تو ہمیں بھی ساتھ لے جایا کیجیے کہ صاحب مجھے معلوم ہے کہ اس کے بعد بڑے زبردست ناشتے واشتے کا انتظام ہوا ہوگا. کشف الدجا ہمارے ریسرچ اسکالر ہیں اور یہ آداب کہہ رہے ہیں آپ کو. اور میرے خیال میں دربھنگہ سے دیکھ رہے ہیں. جو ہم جلتے توے کی مسکراہٹ پہ خوب باتیں ہو رہی ہیں. تو اس کتاب کو جتنی شہرت ملی اس قدر کچھ دوستوں کو ان کی شگفتہ نشتر میں تیکھا طنز جو تھا وہ ناگوار بھی گزرا تھا. مجھے یاد ہے کچھ دوستوں نے اسی وقت اس سے ان کی طبیعت میں جو ایک انقلاب اور نان کنفارمسٹ والا پہلو تھا وہ اس میں سامنے آتا ہے. تو اس کتاب کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی. یہ ان کا ایک شعر ہے کہ دور سے پڑتی ہے ان پہ ناقدانہ سی نظر، وصل کی شب بھی ایک فاصلہ چاہیں گے ہم۔ واہ 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 واہ. ظاہر ہے اس سے بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی ناقدانہ نظر سے الگ نہیں ہو سکتے تھے، اور ان کی یہ اسی ناقدانہ نظر نے بہتوں کا دل بھی دکھایا۔ جی جی بالکل. یہ سچ ہے، اور اس کے نتیجے میں ان سے لوگوں کو بڑی شکایتیں پیدا ہوئیں۔ وہ مشاعروں میں جاتے تھے، اس کے بعد جب وہ ان مشاعروں پہ تنقید کرتے تھے تو مشاعرہ آرگنائزر کنوینر یہ فیصلہ کرتا تھا کہ اب ان کو آئندہ کبھی نہیں نہیں بلائیں گے. زحمت دیں گے۔ ہاں، مجھے یاد ہے. جی ہاں. مرزا خلیل احمد بیگ صاحب فرما رہے ہیں کہ جی میں دیکھ رہا ہوں اور محظوظ بھی ہو رہا ہوں. بہت بہت شکریہ قبلہ. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ انور ندیم کو ان کے آخری دور میں یا رحلت کے بعد وہ مقام نہیں ملا جس کے وہ مستحق تھے؟ بے شک میں ایسا ہی محسوس کرتا ہوں، لیکن میں کیا محسوس کرتا ہوں، میری کیا رائے ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، ہوں. کیونکہ اردو ادبیات میرا میدان نہیں ہے۔ میں اردو کا ناقد نہیں، اردو کا اسکالر نہیں۔ یہ تو اردو کے جو دانشور حضرات ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اس قلمکار کو ایکسپلور تو کریں اور پھر یہ فیصلہ کریں کہ وہ کسی قسم کے ریکگنیشن کو ڈیزرو کرتا تھا وہ شخص یا نہیں کرتا تھا، یا بالکل ہی معمولی تھا اور اس لائق بھی نہیں کہ اس کا کوئی نوٹس بھی لیا جائے۔ یہ کیونکہ یہی ہے فیصلہ کہ تو اگر آپ اردو اسکالرس کریں۔ اگر ایسا تھا تو اس کو بھی لکھنا چاہیے. میں تو یہ کہوں گا جی بے شک، وائی بے ناٹ. شک، ہاں بے شک، بالکل لکھنا بالکل۔ چاہیے. بہت دور دور سے آپ کے چاہنے والے ہمارے کرم فرما آ رہے ہیں. موریشس سے ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں صاحب. اور موریشس سے ڈاکٹر آصف دیکھ رہے ہیں. جی صاحب. اور ابھی ان کے ہاتھ میں چائے کا پیالہ. سلام ابھی تک کیا نہیں. نہیں کر دیا سلام. موریشس سے سبھی کو سلام. تو ڈاکٹر آصف اور ان کی بیگم ڈاکٹر تاشیانہ کی طرف سے آداب. اور جب بھی آپ موریشس جائیں اٹس اے بیوٹیفل پلیس. مجھے جانے کا اتفاق ہوا تھا. میں تھیٹر ورکشاپ کرنے گیا تھا وہاں اور کوئی 2 3 ہفتے تک تھا. ایک ڈرامہ بھی پروڈیوس ہوا تھا وہاں. بہت اچھا. تو بڑے مہمان نواز لوگ. بہت ہی اچھی وہاں محفلیں رہی. ان کی زندگی میں لکھنؤ سے بہت سے شاعر ادیب جاوید دانش سمیت ان سے ملنے آتے تھے. آپ کس کس سے متاثر ہوئے ان کے دوستوں میں؟ مجھے سب سے پہلے جو نام بہت ہی روشن ہے وہ ہے پروفیسر ملی زادہ منظور احمد صاحب۔ اس کے علاوہ میں ان کے ادبی دوستوں کی اگر بات کروں تو پروفیسر ملی زادہ منظور احمد صاحب۔ اس کے علاوہ ان کے غیر ادبی دوست تھے جو اکثر آتے تھے گھر، جیسے کہ ڈاکٹر نور بیگ، وہ ایک ڈاکٹر تھے، اور اس کے علاوہ ایک پنڈت شام کمار شکل صاحب تھے، ہوں. شاہد فاروقی صاحب تھے، یہ ان کے غیر ادبی دوست تھے۔ لیکن ان کے ادبی دوستوں میں والی آسی صاحب، پروفیسر ملک زادہ منظور احمد صاحب، یہ نام بہت ہی روشن ہے۔ ہوں. اور منور رانا صاحب، تو ان سب سے مجھے محبتیں حاصل ہوئی، میں خوش نصیب ہوں نہیں اس صاحب وقت پہ جو والی آتی کا آپ نے ذکر کیا. انور بھائی مجھے لے کر والی آسی سے انٹروڈیوس کرایا مجھے انور ندیم صاحب نے. تو زبردست شخصیت اور بڑا محبت کرنے والے. ان کی دکان پہ جا کر بیٹھے ہم لوگ وہاں جا کے بیٹھ کر
शायरी भी हो रही है और चाय भी चल रही है और नोक झोंक भी चल रही है, समझे साहब। तो बहुत ज़बरदस्त। हबीब। एक जमाने में तो ऐसा मामला था कि वो रोज ही हम्म, उनकी उनकी दुकान किताबों पर। की दुकान पर जाते थे, उनके उनके साथ बैठते थे। हम्म, तो ये सूरत रही। और मालिक फिर आसफ। बाद में हम्म। मलिकज़ाद साहब की सोबतें बहुत हासिल हुई। फिर एक ऐसा वक्त आया कि मलिकज़ादा साहब और हम लोग पड़ोसी हो गए। तो उसके नतीजे में मुलाकातों का सिलसिला और बढ़ गया, तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशकिस्मती की बायस रहा ये बात। साहब, भागलपुर से हबीब मुर्शिद खां साहब देख रहे हैं, कह रहे हैं फिर एक और शानदार शाम की शुरुआत। और आपको दुआएं दे रहे हैं। हबीब मुर्शिद खान सीनियर दोस्त हैं हमारे। चलिए साहब, बहुत बातें हुई। अब थोड़ी, क्योंकि वक्त की आइसक्रीम बड़ी तेजी से घुल रही है, तो कुछ अपनी कथा सुनाएं आप। आपने माशाल्लाह शादी भी की और दो बच्चों के अब्बा भी बन गए। लखनऊ से कलकत्ते का सफर कैसा था और कैसा चल रहा है? कोलकाता का मैं बेपनाह शुक्रगुजार हूँ। कोलकाता ने मुझे बहुत कुछ दिया है, बहुत सीखने का मुझे मौका मिला है, और जाहिर है कोलकाता lives up to this reputation that it's the intellectual nerve center of the country। बिल्कुल। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम्म, बहुत ही दानिशवराना शहर है, बहुत ही तहजीबी शहर है। और इल्म के लिए यहाँ पर जो एहतराम है वो मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के बहुत कम शहरों में मिलेगा। किसी शहर में नहीं। इल्म और आर्टिस्ट दो इसमें। जी, बेशक बेशक। तो मैं इसको अपनी खुशकिस्मती जानता हूँ कि मुझे एक बहुत ही तारीखी इंस्टीट्यूशन को सर्व करने का मौका मिला है। 208 साल पुरानी प्रेसिडेंसी, जो कि अपनी तारीख के बहुत लंबे अरसे तक ऐसे थे, कॉलेज फंक्शन करता रहा। सन 2010 से प्रेसिडेंसी एक यूनिवर्सिटी है। 1817 में जब कायम हुआ था तो हिंदू कॉलेज था, 1855 में प्रेसिडेंसी कॉलेज हो गया। वो पहला इंस्टीट्यूशन है दुनिया का जो कि एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन है, और जो कि एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट के नतीजे में वजूद में आया। बिल्कुल। मैंने अपने अपने एकेडमिक करियर का आगाज ग्रेटर नोएडा में किया था, गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में। सन हम्म, 2010 में मैं वहां पढ़ाता रहा। सन 2016 से मैं यहाँ पे मुकीम हूँ, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी में। बहुत ही अख्तिसार में मैं अपनी शादी का किस्सा भी अर्ज कर दूं। बहुत से लोगों को यह ख्याल गुजरता है कि चूंकि मेरे वालिदैन की मोहब्बत की शादी थी तो मेरी भी मोहब्बत की ही शादी रही होगी। लेकिन बदकिस्मती से मुझे किसी दोशीजा की मोहब्बत नसीब नहीं हुई। तो जिंदगी के जब उस मकाम पे आया कि जब मेरी माँ ने मुझे इसका एहसास दिलाया कि बाल बहुत तेजी से जा रहे हैं, जब बिल्कुल गंजे हो जाएंगे तो कोई शादी नहीं करेगा, तो फिर मैंने अखबार में एक मैट्रिमोनियल्स में इश्तिहार दिया। एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे मुझे वो मोहतरमा मिली जो आज मेरी शरीक हयात हैं। वो भी ऐसे ही पस मंजर से निकल के आई हैं, गंगा जमनी जैसे पस मंजर से मैं ताल्लुक रखता हूँ। वो बंगाली हैं और कॉर्पोरेट लॉयर हैं। और हमारी शादी भी उसकी वंडरफुल। मजहबी रस्मियात रस्मियात के बगैर हुई थी। बहुत कोर्ट अच्छा। मैरिज। मगर सिटी ऑफ जॉय की कोई बात खलती भी है या सब सारी बातें अच्छी? टेरनी ऑफ डिस्टेंस। हम्म। मेरी यूनिवर्सिटी शहर के एक पुराने इलाके में है, बिल्कुल लेकिन गांव अगर में। मैं तो पुरसुकून इलाके में रहना चाहता हूँ तो मुझे उससे दूर रहना पड़ेगा। तो एक लंबा सफर रहता है यूनिवर्सिटी तक का। वो जाहिर है खलता है। और मौसम में तो कोई कुछ कर नहीं सकता, धूप में बड़ी तुर्शी है। और उमस गजब की जब गर्मियों में होती है। बहुत ज्यादा होती है, जी हाँ। अच्छा साहब, मैं कासिम कसीम ताबिश भाई भी देख रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। आई डोंट रिमेम्बर कि हमने उनका नाम बताया था या नहीं बताया था। कसीम ताबिश भाई भी आपके चाहने वालों में हैं। उसकी वजह से बेपनाह मोहब्बतें हासिल रही हैं हमेशा। हमारे इस दौर के बहुत ही अच्छे फिक्शन निगार नॉवलिस्ट तारिक चितारी भाई, हमारे अली के साथी, अलीगढ़ से देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। कह रहे बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है। तारिक चितारी, अलीगढ़। और जनाब, टाइम, रियली टाइम इज फ्लाइंग। तो स्ट्रेस और एंजाइटी के इस शहर में सुकून के लिए आप क्या करते हैं? अभी आप सुकून की बात कर रहे थे, पुरसुकून हैं आप?
जी पुरस्कून हूँ, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एम्बिशियस नहीं हूँ। मेरे जहन में मेरी प्रायोरिटीज बिल्कुल वाजे हैं। फैमिली कम्स फर्स्ट बिफोर एनीथिंग एल्स। तो एकेडेमिया कॉम्पिटिटिव है, और प्रेसिडेंसी में मुझे ये शर्फ हासिल है कि बहुत ही अच्छे मयारी स्कॉलर्स के साथ काम करने का मुझे मौका मिल रहा है, वंडरफुल। जो जो दुनिया के टॉप पब्लिशर से अपनी तसानीफ शाया करते रहते हैं। वाह। तो अगर अगर मैं उसी फ्रीक्वेंसी के साथ अपनी पब्लिकेशंस नहीं लाता हूं, देन इट वुड रिफ्लेक्ट पोअरली ऑन मी। हम्म। लेकिन 24 घंटे ही हैं, उसमें मुझे इसका तयन करना है कि मैं मेरे बच्चे कब बचपन से जवान हो जाएं और मुझे इसकी खबर ही ना हो, तो ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी। हम्म। तो मैं बैलेंसिंग एक्ट करने की कोशिश करता हूँ। तो किताबें कम सही, हम्म। लेकिन बच्चों के लिए वक्त रहे। बच्चों की बात तो हो रही तो बच्चों को लेकर विक्टोरिया मेमोरियल हॉल जाते हैं या नहीं जाते हैं आप? जी 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 जी, या गया हूँ, और उन्होंने उन्हें गर्दिशें की है कलकत्ता में, जितने भी प्रोमिनेंट लैंडमार्क्स हैं सब देखे। अच्छी है वो जो विक्टोरिया मेमोरियल इज अ गुड प्लेस, वो बहुत ही अच्छी। बेशक बेशक। वो तो मेरे ख्याल से अंग्रेज जो थे वो ताजमहल से मुकाबला कर रहे थे जब हाँ। उन्हें विक्टोरिया मेमोरियल की तामीर की। और वाकई में बहुत ही इम्प्रेसिव मॉन्यूमेंट। मोहम्मद खुर्शीद आलम साहब देख रहे हैं रफ़ीगंज बिहार से, आपको सलाम कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और जनाब, सक्सेस, कामयाबी आपके नज़दीक क्या है? खुद को कामयाब तस्वीर करते हैं आप? कामयाब इस माने में तसव्वुर नहीं करता, क्योंकि कामयाबी मेरे नजदीक ये है कि इंसान अपने पूरे पोटेंशियल को रियलाइज कर पाए, हम्म। हम्म। इस तरह से अपने वक्त को तकसीम कर पाए कि अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर ले। तो मैं नहीं समझता कि मैं अपने पोटेंशियल को रियलाइज कर पाया हूँ कंप्लीटली। जिस दिन यह एहसास हो जाएगा, उस दिन मैं अपने आप को कामयाब जानूंगा। तो जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? रिग्रेट्स हैं भी। मैं ये महसूस करता हूँ कि मैं अपने वालिद साहब के साथ ज्यादा रिस्पेक्टफुल हो सकता था। मैं उम्र के एक ऐसे फेज से गुजरा जब मैं खासा रेबेलियस था। मुझे उसका रिग्रेट होता है, उसका पछतावा होता है, उसका अफसोस होता हम्म। हम्म। तो इससे पहले कि हम आखिरी फेज में जाएं, क्या कोई गजल या नज्म वाली साहब की, आपको अनवर नदीम साहब की याद है या आप सुनाना चाहें है। तो ये सब कुछ। हावजा हावजा तो मेरा कमजोर है, लेकिन शुक्रिया, आपने मौका दिया तो मैं एक नज्म का जरूर इंतखाब करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। बल्कि अगर अगर वक्त इजाजत देगा तो दो नज्में मैं पढ़ दूंगा, वो छोटी छोटी नज्में हैं। जी, पहले पहली पढ़िए। हम्म। जी, पहली नज्म मैं आपके खिदमत पेश करता हूँ। असीर जमात। हम्म। ए मेरे दोस्तों, ए मेरे साथियों, तुम इसी अहद के, मैं इसी दौर का, जिंदगी का अलम, आत्मा की खुशी, तीरकी का सितम, रोशनी की कमी। वाह। गम तुम्हारा मेरे दिल का मेहमान है, मेरा गम है तुम्हारे दिलों में मकीन। जिंदगी को मगर देखने के लिए, सोचने के लिए, नापने के लिए, जिंदगी को बरतने की खातिर मगर, जाविया भी अलग, वाह। फासला भी अलग, रास्ता भी अलग, वाह। हौसला भी अलग। तुम उठाए रवायत की भारी सलीब, तुम बगल में दबाए पुरानी किताब, तुम जो लफ्जों के दर्पण को छू लो अगर, छूट जाए वहीं दस्ते तासीर से। तुम पुराने जमानों से मानूस हो, तुम के बुझते चराहों की तकदीर हो, तुम असीरे जमात मेरे साथियों, तुम कहाँ फर्दियत को करोगे हो। वाह। 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 और एक और नज्म मैं पढ़ना चाहता हूं, अगर आपकी बिल्कुल इजाजत हो। बिल्कुल। हमारे कातिल। हम्म। हमारे कातिल, मौत की नींद से पहले भी इन्हें देखा था, आखिरी बार यही लोग मिले थे हमसे। वाह। अपनी तारीख मिजाजी को सजाए रुख पर, अपनी उलझन को लपेटे हुए अपने सर पर, उंगलियां जुल्म की तस्बीह के दाने मजबूर, भौंडे माथे पे सजाए हुए चावल की लकीर, खुद उड़ाते हुए कुछ जौके सलीबी का मजाक,
वाह। पीली चादर में लपेटे हुए काली रूहें, अपने होठों पे सफेदी को लपेटे चेहरे, मौत की नींद से पहले भी इन्हें देखा था, आखिरी बार यही लोग मिले थे हमसे। हमने फूलों की हंसी, चांद की किरणें लेकर जी में ठानी थी बसाएंगे मोहब्बत का जहां। बस यही लोग तभी आए ये कहने हमसे, जिंदगी रस्म के संसार में आबाद करो, रूह के पांव में जंजीरें इबादत डालो, कोहना अफकार की चादर को लपेटो सर से, और सजदे में झुकाओ ये मोहब्बत की जमीन। मौत की नींद से पहले भी इन्हें देखा था, आखिरी बार यही लोग मिले थे हमसे। इनकी बातों पे हंसे हंस के यही हमने कहा, हम नहीं जौके इबादत से पिघलने वाले, हम वाह। नहीं अपने इरादों को बदलने वाले। क्या अपने बात। कानों में फकत दिल की सदा आती है, हम कहाँ दहर की आवाज सुना करते हैं। हमको क्यों रस्म के संसार में ले जाओगे, हमको क्यों कोहना रवायात से तड़पाओगे। हमें आवारा मिजाजी के पैम्बर यारो, हमसे गर सीख सको सीख लो जीना यारो। वाह। मौत की नींद से पहले भी इन्हें देखा था, आखिरी बार यही लोग मिले थे हमसे। क्या बात है, वंडरफुल, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छे। आपका जो स्टाइल है अब्बा हुजूर से मिला है। ये मुझे लगा कि अनवर नदीम पढ़ रहे हैं स्टेज पे साहब। ये ही वॉज रियली गुड रिसाइटर ऑल्सो। बहुत, जब वो स्टेज पे हमने उनको देखा था, ही यूज्ड टू कमांड, बिल्कुल लोगों को पकड़ लेते थे। ये बहुत ही अच्छा, पढ़ने का स्टाइल भी बहुत अच्छा, नज़में भी बहुत अच्छी थी। मेरे ख्याल में आप इतनी अच्छी नज़म, मैंने स्टाइल आपका इतना अच्छा है कि दोस्तों की फरमाइश है कि साहब आप और भी कुछ सुनाएं। जी शुक्रिया। तो मैं सोचता हूँ कि मैंने दो नस्में पेश की, एक गजल पेश कर देता हूँ। हम्म। मगर जलते तवे की मुस्कुराहट हिंदी में नहीं है। वो नहीं है तो मैं माजरत खा हूँ, मैं हाँ। पढ़ने से कासिर हूँ। मेरे लिए बेपनाह शर्मिंदगी की बात है कि उर्दू रस्म खत पे मुझे एतमाद हासिल नहीं। तो ये गजल इस माना में मुख्तलिफ है कि ये बड़ी लंबी बहर की गजल हम्म। है। मुझको मालूम है जिंदगी का सफर जब किया था शुरू मेरे गांव में, तब कोई मेरे लिए दो घड़ी के लिए साथ आया नहीं, कुछ भी लाया नहीं। अजनबी था वहां अपने गांव में कल, अजनबी हूं यहाँ इस शहर में मगर, याद आता है ये एक मुद्दत तलक, गांव की याद को भूल पाया नहीं, वाह। मुस्कुराया नहीं। वाह। ये हकीकत नजर में समाती रही, दिल को छूने की ताकत किसी में नहीं, रंग भरने की चाहत किसी में नहीं। मैं वाह। जमाने से रिश्ता निभाता भी क्या, कोई रिश्ता मुझे रास आया नहीं। जब लड़कपन गया और जवानी मुझे जाब्तों की कसौटी पे कसने लगी, जिंदगी अपना जादू जगाती भी क्या, रोशनी मेरी नींदें चुराती भी क्या, मेरी नजरों में कोई समाया नहीं। वाह। जिंदगी की लकीरों को ओढ़े हुए, होशमंदी की सूरत बनाए हुए एक बूढ़ा मिला, मैंने छेड़ा उसे, बात होने लगी। असर हाजिर की कदरों पे आके रुका और कहने लगा, सांस लेने का मतलब कभी ये नहीं, जी रहा है कोई आज के दौर में। सोचता हूँ कभी दर्द के साथ में, क्यों मिली है मुझे आज की जिंदगी, मैंने अपना जमाना भुलाया नहीं। वाह। मैं हमेशा यही बात कहता रहा, जिंदगी काम करने का मैदान है, एक तूफान है प्यार की आरजू, आरजू नौजवानों का ईमान है, और ईमान सबका सलामत है। जुल्म की लूट की सरहदें हर कहीं, सबको घेरे हुए हैं बड़ी देर से। बात कैसे बने जब खुदा के लिए, आदमी के लिए, जिंदगी के लिए इनकलाबों को अपना बनाया नहीं। वाह। तीरगी डस रही है मुझे हर घड़ी, ये खबर भी नहीं मंजिलें हैं कहाँ, रास्ते हैं किधर, कोई कहता है ये सामने जो नहीं, सिर्फ इतना करो राहबर ढूंढ लो। राहबर ढूंढ के क्या मिलेगा मुझे, अब सफर की लगन रहबरी में नहीं, रहबरी की तड़प राहबर में नहीं। सख्त हैरान है हसरत जिंदगी, इस जिंदगी को कभी रास आया नहीं। वाह। वाह। मोड़ आए थे, मोड़ आते भी हैं, क्यों फसीले शबे तार टूटी नहीं, और तलवार हाथों से छूटी नहीं। फसले गुल आ गई और ये भी हुआ, फूल गुंचा कली एक भी तो नहीं। ख्वाब देखे कई, कुछ किताबें पढ़ी, जिंदगी से हमें इबरतें भी मिली। आदमियत हमें प्यार करती रही, चाहते हमको अमृत पिलाती रही। सोचना है यही रास्ता किसने हमको दिखाया नहीं। वाह। अब यहाँ कल वहां मेले बाजार में, राम सीता लखन
श्याम राधा सभी, मैं हमेशा उन्हें बेचता ही रहा। लोग आते रहे, चंद सिक्के दिए और उठा ले गए अपने भगवान को। वाह आज ये क्या हुआ? मेरे अंदर कहीं शाम बंसी बजी और गीता खुली। एक दर्शन मिला, कुछ बदल सा गया। सोचता हूं मगर अपने घर में कभी कोई मूरत किसी की मैं लाया नहीं। मान ही लीजिए मेरी इस बात को, हर जमाने में बिकता रहा है कलम। बुज़दिलों बेहिसों ने खरीदा इसे, फिर किताबों के काले पहाड़ों तले इतनी सदियों की तारीख रोती रही। जहर फूका करें मस्खरे रात दिन, झूठ उगला करें ये किताबें तो क्या, ये वाह हकीकत रहेगी हमेशा अटल। खून उसका हमेशा बहाया गया, खून जिसने किसी का बहाया नहीं। वाह वाह भीड़ की बात में बात ही कुछ न थी, जोश ही जोश था, शोर ही शोर था। शोर के नाम पर बच रही थी खुशी, मिल रहा था सुकून, जी रहा था वतन। ऐसे हालात में था मेरी, कैसे मिलता मुझे मेरा हक सोचिए। नर्म लहजे की आवाज जाती कहाँ मुझको, लेकिन किसी से गिला भी नहीं, मैंने धरती को सर पे उठाया नहीं। वाह जिंदगी की तड़प, उसकी थोड़ी समझ, शायरी की लगन और काफिर कलम, बस यही हर घड़ी साथ मेरे रहे। दिन महीने बरस गुनगुनाते रहे, शेर होते रहे, गीत बुनते रहे। वाह फिक्र फन के लिए, जिंदगी की खुशी, प्यार की आरजू, रूह की ताजगी, सब लुटाता रहा, खुद बिखरता रहा इस तमाशे की। लेकिन किसे है खबर, मैं नजर में जमाने की आया नहीं। वाह 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 सुभान अल्लाह सुभान वाह 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 वाह। भाई एक बात ये अभी जहन में आई नौरा साहब के, आपकी कंट्रीब्यूशन अनवर नदीम साहब के लिए ये होगी कि सिलेक्टेड जो उनकी शायरी है इसको आप या तो जस्ता जस्ता पढ़ें, पहले तो जस्ता जस्ता पढ़ें और उसे सोशल मीडिया पे यानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करें और जी। उसे सोशल मीडिया पे रफ्ता रफ्ता रिलीज़ करें। तो हर गाहे बगाहे, तो उससे ये होगा कि ये जो आपको गिला है कि साहब अदब वालों ने देखा नहीं है, तो अदब या नॉन अदब लोगों की नज़र में ये चीज़ें आएंगी और अभी सभी कोई, मैं कह नहीं सकता एवरीबडी अप्रिशिएटेड, सब के सब वाह 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 कर रहे हैं। तो इसके लिए ये बड़ा अच्छा मामला रहेगा कि आप हजरत बेशक बेशक। समझे। और अनवर नदीम साहब को भी ये खुशी होगी कि जावेद दानिश ने जिंदगी में एक अच्छा काम किया कि नहीं नौरत नहीं, आप साहब आपका आपका हुक्म सर आंखों पे। मैं के। जरूर ऐसा ऐसा करने की पूरी तो कोशिश करूँ। ये बड़ा अच्छा है, एक तो ये है कि यू आर गिफ्टेड और आपने ज़बरदस्त पढ़ा सबके। आप फिल्म और थिएटर में नहीं गए मगर असर घर का था कि आपके बहुत बहुत पढ़ने का शुक्रिया स्टाइल। आपकी हौसला अफजाई के लिए। रियली इंजॉयड, सबों को बहुत पसंद। अच्छा हमारे दोस्त प्रोफेसर जैन रामिश साहब देख रहे हैं, आपको आदाब कह रहे हैं। और उसके सारे जितने दोस्त देख रहे हैं सब, खूबसूरत नज्म, अच्छी पेशकश। आमिर फारूकी वाह कह रहे हैं, फिरदौस जहां वाह बहुत खूब कह रहे हैं। जनाब परवेज मलिकजादा कह रहे हैं खूबसूरत गज़ल वाह। अवैस संभली भाई वाह कह रहे हैं। सालिया रशीद साहिबा प्रोफेसर ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से देख रही और आपको सलाम कह रही हैं। अच्छा कसीम ताबिश कह रहे हैं कि जिस जमाने में ये नज्म कही थी तवील बहर के लिहाज से बहुत जिक्र हुआ था इस नज्म का। जी वाह वाह। उमैर मंजर भाई भी आ गए, आपको वाह तारीफ कर रहे हैं। और खनक जोशी भी वाह वाह तारीफ कर रही हैं। ईरान इरफान पर्शियन हमारे करम फरमा दोस्त हैं, जेएनयू से देख रहे हैं और कह रहे अगर हैं। आप इजाजत दें हम्म, तो प्रोग्राम का अख्ताम करने से पहले जी जी मैं उनका एक छोटा सा नस्र पारा पढ़ हम्म, दूं, जो कि एक पैराग्राफ है, हाँ जो कि ऑटोबायोग्राफिकल है। जी 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 पढ़ दें आप। जी तो घर से दूर, खानदान से अलग, सरहदों का दुश्मन, रस्मी बंधनों से आजाद, दीनी हुजरों से नावाकिफ, समाजी तमाशों से बेजार, सियासी गलियों से गुरेजा, फिक्री दायरों से बेताल्लुक, घर आंगन में बाजारी रवैयों के फैलाव से परेशान, इंसानी रिश्तों की ठंडक से मुजमहिल, टूटती बिखरती कदरों के लिए अजनबी, मगर अपनी आजाद मर्जी से उभरने वाले चंद उसूलों का सख्ती से पाबंद, नामवर लोगों के दरमियान मगरूर मोहतात, बेनाम चेहरों का बेतकल्लुफ साथी, कागजी नोटों के ताल्लुक में फिजूल खर्च, मगर आरजू करने, राय बनाने, प्यार देने और वफादारी बरतने की राह में इंतहाई बखील।
कुछ कर गुजरने की सलाहियत से मामूर, मगर साथ ही ख्वाहिशों की दुश्मनी से भरपूर। बेटा बना ना भाई, साथी बना ना दोस्त, किसी भी राइज कसौटी पर पूरा उतरने की सलाहियत से महरूम। घर, समाज, नस्ल, कौम, वतन, दीन, जबान, तहजीब, खून, तारीख, किसी भी तासुब, जज्बे या इज्म से फूट के बहने वाले गहरे, लांबे, खुशरंग, खौफनाक दरियाओं के ठंडे गुनगुने पानियों से बहुत दूर, तन्हा और उदास, बोझल और प्यासा। वाह 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 वाह, वाह वाह वाह, बहुत ही अच्छा। सब बहुत ही अच्छा। उमर मंजर भाई कह रहे हैं कि अपनी तख्लीकात में जिंदा हैं और लखनऊ वाले भूले नहीं हैं। बहुत अच्छी बात है सर। और हजरत मोहसिन खान, क्योंकि डिनर उन्होंने नहीं खाया था, वो भी आ गए हैं डिनर के बाद और देख रहे हैं, आपको याद कर रहे वसर भाई को सलाम हैं। मेरा। और हजरत, वक्त ओवर टाइम चल रहा है जावेद दानिश का तो अब इसको रैप अप किया जाए। और तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया साहब। डॉक्टर नौरस आफरीदी जिगर, समीम कल्ब से आपका शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे। आपने न सिर्फ अपना कीमती वक्त इनायत किया, खूबसूरत शायरी सुनाई, अनवर नदीम भाई की यादों को ताज़ा किया। बहुत बहुत मैं शुक्रिया। मैं आपका बेपनाह शुक्रगुजार हूं कि आपने अपनी इस कामयाब तरीन सीरीज की एक किस्त वालिद मोहतरम को डिवोट की। नीट वॉज ड्यू। इतना शुक्रगुजार हूँ, एहसानमंद हूँ, और जितने भी साहिबान ने वक्त निकाला हमें सुनने का, आज आज की हमारी इस नशिश को, उन सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबे यानी सैटरडे की शब और हमारी सुबह आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वकार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अहबाब और उर्दू के ताज़ा दम शहसवारों को आवारगी पे रागिब किया करें। साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल आवारगी विद दानिश को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें। बुजुर्गों ने कहा है कि बड़े सवाब का काम है कि दिल के दिल से राह और चराग से चराग तादेर रोशन रहा करता है। अगले हफ्ते जून 21 2025 हमारे मायानाज मेहमान होंगे डॉक्टर दबीर अहमद, हेड ऑफ डिपार्टमेंट उर्दू, मौलाना आज़ाद कॉलेज कोलकाता। चलिए साहब, कलकत्ते का दौर चला है। उनकी वसाजत से हम मोहतरम जफ़र उगानवी को, बहुत बड़े फिक्शन निगार थे, प्रोफेसर थे, खराज अकीदत पेश करेंगे। अहले कलकत्ता ज़रूर शरीक हों। और अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तो रुके हुजूर जरा समय को, लेट्स रैप अप। अच्छा साहब, दफ्तर तो बंद हो चुका था, बंद हो चुका है मगर जी आप जी जी। बहुत ही अच्छे, आसिम खान आफरीदी मेरे ख्याल में कजिन हैं, आपके दोस्त हैं, क्या हैं जी जी जी। वो वो आ गए हैं, तो उनका कमेंट ले लेते हैं कि नवरस मेरे भाई, आपका अंदाज बयान बेमिसाल है। और मोहसिन साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि अनवर चचा याद आ गए, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमाए, आमीन। और मोहतरमा तारा इकबाल साहिबा भी देख रही हैं, बल्कि बहुत ही देर से आई, और उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जनाब, इन लोगों ने हमें कंफ्यूज कर दिया, कहाँ थे हम अच्छा।